नमस्कार छात्रों, मैं गजेंद्र सिंह राठौड़, HOD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। थर्ड ईयर में E 307 पावर सिस्टम सेकंड चैप्टर विषय में आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें अभी तक हमने सर्वे ऑफ एल्टी लाइन्स, प्लानिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, मेथड ऑफ इरेक्शन ऑफ सपोर्ट्स, इरेक्शन ऑफ कंडक्टर्स, लेइंग आउट ऑफ कंडक्टर्स तक पढ़ लिया है। अब जो पीछे बचे हुए पोर्शन है वो आज हम इस क्लास में पूरा करेंगे। रेजिंग एंड सेटिंग ऑफ पोल्स, गाइज, स्टेज, इंसुलेटर को फिक्स करना और क्रॉस आर्म को फिक्स करना, और अर्थिंग, गार्डिंग, इन सब चीज़ों का पे आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है गाइड। आपको जब भी स्ट्रिंगिंग करनी होती है, पिछली क्लास में देखा था हमने, तारों को खींचना होता है। जो एंगल टावर्स है जहाँ पे स्ट्रिंगिंग स्टार्ट करनी होती है उस पे गाय सपोर्ट्स लगा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एंगल टावर्स है, यहाँ पे गाइस लगी हुई है ताकि इस जो मैकेनिकल स्ट्रेस जो भी आएगी उनको ये सहन कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें जो गाइस यूज़ में आती है, ये कुछ चीज़ें हैं वो हमें प्रिकॉशंस रखनी है। जनरली जो गाइस यूज़ में आती है वो 20 mm स्टील वायर रॉप रहती है। ये गाइस है वो टावर के साथ अटैच रहती है एट द टिप ऑफ द क्रॉस आर्म, और इसमें स्टैंड प्लेट और सुटेबल डी सेकल्स है वो लगे हुए रहते हैं। ग्राउंड के साथ इसको बांधा जाता है 45 डिग्री के ऊपर, या इससे कम पे भी रख सकते हैं। जो डेड एंड एंकर से वहाँ पे इसके साथ किया हुआ रहेगा। इसको वायर वायर है वो डेड एंड एंकर वायर के साथ रहती है विथ हेल्प ऑफ टर्नर बकल्स, जिनकी कैपेसिटी करीब 10 टन की रहती है। ज़्यादा टाइटनिंग भी गाइस की नहीं करनी होती है, अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ एडवाइजेबल टू टाइटन द गाइड प्रोग्रेसिवली एट द टाइम ऑफ सैगिंग ऑफ द कंडक्टर। धीरे धीरे जैसे जब सैगिंग करेंगे हम उसके कंडक्टर के, उस टाइम आपको प्रोग्रेसिवली वे में इसको करना होता है। तो जो भी टावर है उसको के लिए जो गाइड या स्टे वायर काम में लेते हैं उसको ये डायग्राम में दिखा रखा है। ये हमारे पास एक पोल है, ये पोल की क्लैंप है। इसके साथ में हमने एक इंसुलेटर लगाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। ये वाला जो वायर है वो स्टे वायर कहलाएगा। ये स्टेबो कहलाती है, इसे थिम्बल कहलाता है, और इसको ज़मीन में दबा रखा है, ये एंकर प्लेट कहलाती है ये। और ये वाले स्टे रोड कहलाती है। कंप्लीट गाय वायर है या स्टे वायर है, उसका स्ट्रक्चर है, पार्ट्स हैं, क्या क्या इसमें लगे हुए रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिक्सिंग ऑफ इंसुलेटर्स एंड क्रॉस आर्म्स। जो क्रॉस आर्म्स है उसका जो कार्य होता है वो है कंडक्टर्स जो चालक है उनको एक दूसरे से और पोल से सेफ डिस्टेंस पे रखना होता है। जो भी वर्किंग वोल्टेज उसके अनुसार दो कंडक्टर्स के बीच में या कंडक्टर अर्थ के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए। उस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए क्रॉस आर्म है वो काम में ली जाती है। क्रॉस आर्म एक क्रॉस पीस है जो कि पोल टॉप पे फिक्स किया जाता है ब्रैकेट की सहायता से। इसको पोल ब्रैकेट भी बोलते हैं, जो कि जो इंसुलेटर्स उसको सपोर्ट करते हैं। क्रॉस आर्म कई तरह की रहती हैं, MS चैनल, एंगल आयरन या वुडन की भी हो सकती है, या शेप के अनुसार भी स्ट्रेट हो सकती है, यू शेप रह सकती है, या फिर जिगजैग शेप की भी रह सकती है। एक डायग्राम मैंने बताया है, इसमें आपको अलग अलग ढंग की क्रॉस आर्म्स बता रखी है। फर्स्ट जो ए है वो है MS चैनल और वुडन क्रॉस आर्म। ओके, ये MS चैनल भी रह सकते हैं, वुड की भी रह सकते हैं, स्ट्रेट में है, चैनल टाइप है। ये यू शेप्ड की क्रॉस आर्म्ड है। ये वाला जो है वो V शेप्ड की क्रॉस आर्म्ड है। ये वाले V शेप में, ये वाले U शेप में, और ये वाले जिगजैग क्रॉस आर्म्स है। इनकी जो शेप है, आकृति है, उसके अनुसार इनकी टाइप हमने बता रखी कि अलग अलग इस ढंग के रहते हैं यहाँ पे। ये नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें दिखा रखा हमने क्रॉस आर्म को ही, कि ये पोल्स आ जाएगा, इस पर बोल्ट हैं जो कि जो क्रॉस आर्म है उसको बांधने के लिए, फिक्स करने के लिए यहाँ पे काम में ली जाएगी। ये इसमें ब्रेसिंग है जो उसको सपोर्ट्स करेगी। यहाँ ये इंसुलेटर्स हैं, LT लाइन के इंसुलेटर्स हैं, और यहाँ पे एक अर्थ नोब है जो कि अर्थ वो जो वायर है उसको इसमें से रन करवाया जाता है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है पोल अप्रोक्सीमेटली 70 मीटर की स्पान के लिए काम में
लिया जाता है। एलटी लाइन के लिए काम, एलटी पोल्स नहीं, एलटी लाइन के लिए काम में आते हैं और करीब 70 मीटर का इनका स्पान रहता है। दो पोल के बीच की दूरी वो 70 मीटर रहती है। यहाँ पे जो बता रखी है आपको क्रॉस आर्म की जगह यहाँ पे डी क्लैंप कर रखी है। ये सेकल इंसुलेटर्स यहाँ पे काम में लिए हमने। ये पोल्स हैं, ये सबसे नीचे वाली अर्थ की नॉब आ जाएगी, ये 3 फेस के लिए आ जाएगा वायर्स और एक न्यूट्रल के लिए रह जाएगा स्पेसिफिक। ये इसको गार्ड करने के लिए केस गार्ड कहलाता है, ये आगे अभी हम डिस्कस करेंगे इसको क्या हो रहता है। अगर वायर जो वर्टिकल पोर्शन पे है तो उसको गार्ड करने के लिए केस गार्ड काम में ली जाती है। यहाँ पे जो काम में ली हमने वो क्रॉस आर्म की जगह पे डी क्लैंप काम में ली है, इंसुलेटर को स्टोर करेगी। डी क्लैंप भी इनके साथ फिटेड रहती है और इसके ऊपर सेकल इंसुलेटर आ गया, यहाँ पे कंडक्टर बांध दिया जाता है। जो डी क्लैंप है या डी आयरन क्लैंप है, यहाँ पे क्रॉस आर्म की ज़रूरत नहीं रहती इसमें, अगर जो लाइन्स है वो वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन पे है। इसमें सेकल इंसुलेटर्स हमने फिक्स किए हैं क्लैंप पे, जो कि डी शेप के रहते हैं और नट और बोल्ट की सहायता से इसमें फिट हो गए। यहाँ पे क्लैंप ये आयरन या स्टील की बनी होती है, इसलिए इसको डी आयरन क्लैंप कहते हैं। ये गैल्वनाइज्ड फ्लैट आयरन की बनी हुई रहती है, अलग अलग साइज़ में रहती है। ये 4x4 x 6 mm साइज़ में रहती है। इसमें सेकल इंसुलेटर्स ही इसमें नॉर्मली काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमने बता रखे हैं कि कैसे इंसुलेटर जो स्ट्रिंग है जो बड़े टावर्स है उस पर कैसे फिट किए जाते हैं। तो ये वाला यहाँ जो मेथड बता रखा है, ये वायर की इस पोजीशन को आप ध्यान रखो, जो है ये वायर है जिससे सहायता से इंसुलेटर के स्ट्रिंग को ऊपर तक फिट किया जाता है। ये गलत मेथड है, रॉन्ग मेथड है। ये वाले करेक्ट मेथड हैं जिनसे कि इंसुलेटर स्ट्रिंग को यहाँ पे चढ़ाया जाएगा, फिक्स किया जाएगा टावर के ऊपर। ये इंसुलेटर फिटेड है रोलर और पुली की सहायता से, ताकि जो कंडक्टर्स हैं उनको पे आउट किया जा सके, उसके लिए इसको काम में लिया हमने। ये इंसुलेटर है खड़ा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें नंबर ऑफ इंसुलेटर स्ट्रिंग्स हमको रेडी किया हमने इसमें। और ये वाला अर्थ वायर ड्रम है जिसको टर्न टेबल पे रखा अनरील करने के लिए, वही वापस खींचना है इसको तार को खंभों पे, उसके लिए इसको हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट आएगा इसमें जंपर। जंपर एक कंडक्टर ही है जो कि जो टावर है उसके एक साइड के कंडक्टर को दूसरे साइड के कंडक्टर को जोड़ने के लिए काम में लिया था। एक साइड को दूसरे साइड के जो लाइन कंडक्टर्स उनके लिए को काम में लेते हैं, इसको हम जंपर कहते हैं। इसका मटेरियल वही रहेगा जो कंडक्टर का मटेरियल रहता है, करंट कैपेसिटी भी वही रहेगी जो कंडक्टर की रहती है। सूटेबल क्लैंप की सहायता से ये लाइन कंडक्टर्स पे फिक्स्ड किए रहते हैं जंपर्स। आगे के चित्र में मैंने दिखा रखा कि ये वाला जो है वो जंपर है। फॉर हाई वोल्टेज लाइन जो जंपर्स है वो इस ढंग से करते हैं कि अंडर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कंडीशन जंपर के बीच में और जो दूसरा मेटलिक पार्ट है उसमें मिनिमम जो क्लियरेंस है वो 0.3 मीटर की बनी हुई रहे। इसमें बर्ड केज को बचाने के लिए इसमें पीवीसी की स्लीव्स और पोर्सलिन ब्रिड है वो भी इसमें हम काम में लेते हैं। देन नेक्स्ट है गार्डिंग। गार्डिंग लाइफ की सेफ्टी के लिए, इंस्टॉलेशन की सेफ्टी के लिए और कम्युनिकेशन सर्किट उनकी सेफ्टी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। जो 11 kV की लाइन है उसके लिए गार्डिंग हम रोड क्रॉसिंग पे करेंगे, कैनाल क्रॉसिंग पे करेंगे, रेलवे क्रॉसिंग पे करेंगे, या छोटी एलटी लाइन से उनके क्रॉस करने के लिए काम में लेंगे, या कम्युनिकेशन लाइन है उनके लिए काम में लेते हैं। ये डायग्राम में लाइंस बता रखी है, ये दो पोल्स हैं, इनके बीच में लाइन खींची हुई पिन टाइप इंसुलेटर से। ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिख रही है इट इज़ नॉन एज द गार्डिंग। और ये बारबर्ड वायर है कि कोई दूसरा इस पर चढ़ नहीं पाए, उसके लिए इसको काम में लेते हैं हम। जो गार्डिंग है वो 3 तरह की होती है। पहली कहलाती क्रेडल गार्डिंग, दूसरी है केस गार्डिंग और तीसरी है बर्ड गार्डिंग। क्रेडल जो गार्डिंग है वो हॉरिजॉन्टल अगर या डेल्टा फॉर्मेशन में कंडक्टर उसके लिए काम में लेते हैं। अगर कंडक्टर वर्टिकल पोर्शन पे है तो केस गार्डिंग काम में लेते हैं, और बर्ड्स वगैरह जो है उनसे उनको गार्ड करने के लिए बर्ड गार्डिंग काम में ली जाती है। जो गार्ड वायर है उसमें सफिशिएंट करंट कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, ताकि जो गार्ड वायर है वो गले नहीं, फ्यूज़ नहीं हुए और
प्रॉपर जो रिलेज वगैरह उनको ये ऑपरेट कर सके। गार्डिंग के लिए क्रॉस की हुई रहेगी, जैसे दो लाइनें आपको दे रखी कि 11 केवी की लाइन है, 11 केवी की लाइन, और यहाँ पे टेलीग्राफ लाइन है। तो इस लाइन को इससे बचाने के लिए यहाँ से टूट के पेस पे नहीं आ जाए, इसको डैमेज नहीं कर दे, उसके लिए गार्ड की हुई है। इस टाइप की जो गार्डिंग है वो क्रेडल गार्डिंग कहलाती है। क्रेडल गार्डिंग प्रोवाइड की जाती है जब हॉरिजॉन्टल या डेल्टा फॉर्मेशन पे हो, और जो क्रेडल गार्ड है वो डायरेक्टली अर्थ वायर के साथ कनेक्ट रहता है। तो जब भी कोई कंडक्टर ब्रेक होगा, लाइन कंडक्टर, ये इस गार्ड के ऊपर आ जाएगा और फ्यूज ब्लो आउट हो जाएगा और सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाएगा। ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाएगा, लाइन में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। जब भी रेलवे लाइन या रोड कोई क्रॉस करते हैं तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में रहता है, तो उस जगह हम क्रेडल गार्ड है वो काम में लेते हैं। सिमिलरली एलटी लाइन है, उसको गार्ड करने के लिए भी इसी को काम में लिया जाता है। और जो थर्ड टाइप गार्डिंग बताई मैंने, बर्ड गार्डिंग कहलाती है। इसमें बर्ड्स जो है वो एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन के कांटेक्ट में नहीं आ जाएं, उसको बचाने के लिए जो सस्पेंशन जो इंसुलेटर्स हैं इनके ऊपर ये शॉर्ट टीथ फॉर्म में रहती है गार्डिंग, एक बर्ड गार्डिंग कहलाती है। आगे हम अर्थिंग के बारे में डिस्कस करें। जो भी ओवरहेड लाइन के मेटल सपोर्ट्स हैं या मेटलिक फिटिंग है, उसको परमानेंटली और इफिशिएंटली अर्थ किया जाना चाहिए। तो इसमें दो मेथड काम में लेते हैं। एक तो है रनिंग कंटिन्यूस अर्थ वायर, कंटिन्यूसली एक अर्थ वायर वो रन करें, और दूसरा है अर्थिंग ईच पोल इंडिविजुअल, हर एक पोल को इंडिविजुअली आप अर्थ करो। तो जो अर्थिंग है कंटिन्यूसली ईच अर्थ वायर, जो अर्थिंग है उसमें एक कंटिन्यूस अर्थ वायर है वो रन किया जाता है सपोर्ट पे, और करीब 1.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 4 जगह पे इसको अर्थ किया हुआ रखते हैं। इसमें यहाँ ये क्रॉस LM KV का पोल्स बता रखा है, LT पोल्स बता रखा है, यहाँ ये आई बोल्ट दिया हुआ फॉर अर्थ वायर, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरे लाइन रहेगी उनके लिए अलग अलग बोल्ट्स दिए हुए रहते हैं। अर्थ वायर वो L या J बोल्ट में रखा जाता है, जहाँ पे डबल अर्थ प्रोवाइड किए जाते हैं, और 11 KV पे ये रील पे प्रोवाइड किया जाता है इसको, और LT लाइन है उसमें ये आई बोल्ट पे रखा जाता है इसको। अर्थिंग ईच पोल इंडिविजुअली करते हैं, तो हर एक पोल है उसको अर्थ करना होता है, और अर्थ वायर है वो पोल के अलोंग रन करता है और अर्थ से कनेक्ट होता है। अर्थ वायर है वो जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक आएगी, बिजली गिरेगी, उसको इंटरसेप्ट करता है जो फेज कंडक्टर पे गिरने वाली थी, और उसको अर्थ कर देता है, कंडक्टर उसको बचा लेता है। स्विचिंग जो सर्जेस होती है उसमें इसका कोई भी रोल नहीं रहता है। जब भी लाइटनिंग स्ट्रिक आएगी अर्थ वायर पे, जैसे यहाँ पे बता रखा है कि इस जगह अर्थिंग वायर है, तो उसमें मिड वेव्स आर प्रोड्यूस होगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन पे ट्रेवल होगी अलॉन्ग द लाइन, जो एडजॉइनिंग टायर तक ये पहुँचेगी, और फिर वहाँ से अर्थ तक वो इजीली पहुँच जाती है। अर्थ वायर जब भी इफेक्टिव रहेगा जब जो रेजिस्टेंस है टावर फुट और अर्थ के बीच में बहुत कम हो, नहीं तो फिर ये यूज़फुल नहीं रहेगी अर्थिंग वायर। थैंक यू। ये कंप्लीट हमारा 8वां जो चैप्टर है वो पूरा हो गया। धन्यवाद।